भाजपा की नामांकन रैली में आज केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया। साथ ही भूपेश बघेल की सरकार को भ्रष्ट सरकार बतलाते हुए भाजपा को वोट देने की मांग की। सांसद चुन्नीलाल साहू, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, चंद्रशेखर साहू के साथ अन्य पदाधिकारियों के उपस्थिति थे। भाजपा के दोनों प्रत्याशी नामांकन भरने निकले, किंतु 3 बज जाने के कारण नामांकन नहीं भर पाए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी को भी निर्वाचन कार्यालय के बाहर गेट पर अधिकारियों ने रोक दिया, अंदर जाने नहीं दिया, जिससे उन्हें वापस लौटना पड़ा। किंतु रोहित साहू ने समय पूर्व निर्वाचन कार्यालय पहुंच जाने के कारण उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म भर दिया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला मुख्यालय में नामांकन रैली के पूर्व गांधी मैदान में जनसभा का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर कार्य में यहां भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, चाहे गोबर खरीदी हो, चाहे पीएससी का एग्जाम हो, कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, हर चीज में यहाँ छत्तीसगढ़ में घोटाला ही घोटाला नजर आ रहा है। ऐसी सरकार को दोबारा चुनना आम जनों के लिए तकलीफ बढ़ाना है। ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं। इन्होंने अब तक जो भी वादे किए हैं सभी वादे झूठे निकले हैं। ऐसी भ्रष्ट सरकार को दोबारा अवसर नहीं देना चाहिए। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। कर्जा माफी जो कांग्रेस का है वो झूठा वायदा है। ये मोदी जी के वायदे हैं जो लगातार पूरे किए जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि इन्होंने पहले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी कर्जा माफी की बात की थी, वो नहीं किया। 500 रुपया महिलाओं के खाते में डालने की बात थी, वो नहीं दिया। 4 सिलेंडर देने की बात थी, वो इन्होंने नहीं किया। तो इन्होंने जो पिछली बार का प्रयोग था जनता द्वारा, वो फेल प्रयोग हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बिठाया और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल तैनाती का काम किया, सेवा का काम किया कि सरकार सही रास्ते पर काम करे, चोरी चकारी ना हो। और आज मुझे पता चला कि रेता माफिया जो यहाँ पर लगातार काम कर रहा है, हमारे एक युवा नेता ने उसकी ट्रक और गाड़ियां पकड़वाई, तो उसको इनाम देने की बजाय सरकार ने उसके जो कुछ कांग्रेस के माफिया लोग थे मारपीट करके उसी के ऊपर केस बनाया। तो ऐसी सरकार जिसने लगातार शराब का घोटाला किया हो, चावल में घोटाला किया हो, कोयला में घोटाला किया हो और गोधन में घोटाला किया हो, और सबसे शर्म की बात कि आज मैं भूतेश्वर नाथ जी के मंदिर होके आई, तो हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य करते तो भगवान महादेव का नमन करके उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और कहीं दूर आप आए, मंदिर है तो आप दर्शन जरूर करना चाहेंगे। लेकिन महादेव के नाम पर महादेव ऐप बनाकर भी इन्होंने घोटाला किया। आप बताइए कि हमारे संस्कृति के अंदर भगवान के नाम पे कोई घोटाला करता है क्या? इन्होंने तो ना विकास का कार्य किया और ना ही विरासत को संजोने का काम किया, बल्कि लगातार लोगों के साथ धोखाधड़ी की। तो इनके वायदे सब झूठे हैं और लबड़ा डबरा की सरकार बहुत चलने नहीं वाली, क्योंकि सब जनता जानती है कि लबड़ा डबरा ने क्या क्या घोटाले किए हैं और लगातार कांग्रेस के लिए एटीएम का इस क्षेत्र का प्रयोग किया है, जो कि माफिया राज के लिए जाना गया, अनैतिक रूप से गैर कानूनी खनन के लिए जाना गया, और हर प्रकार के वो काम हुए जहां पे केवल पैसा इकट्ठा करने का काम किया गया। लेकिन प्रदेश के लिए कोई काम इन्होंने नहीं किया। प्रदेश में जो भी काम हुए हैं वो केंद्र सरकार ने किए। यहाँ तक कि जो एमएसपी है उसमें 2200 रुपया केंद्र सरकार देती है, 600 रुपया डाल के अपना ठप्पा लगाने का काम किया। जो राशन है, जिस चावल का घोटाला हुआ, वो चावल केंद्र सरकार ने भेजा है जी। बीजेपी क्या लेके आ रही है? बीजेपी अपने वायदे सब लेके आ रही है। केंद्र सरकार की जितनी भी हमारी नीतियां हैं उनको जमीन पर लागू करेगी। और मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को याद दिलाना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें यहाँ पर संसाधन होने के बावजूद वो घरों को नहीं बनने दिया, आयुष्मान योजना को पूरे लाभार्थियों तक नहीं पहुँचने दिया, सड़कों का जाल नहीं बिछने दिया, यहाँ तक कि अमृत सरोवर का काम पूरा नहीं होने दिया। तो चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित विषय हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का विषय हो, चाहे आतंकवाद से मुक्ति का विषय हो, चाहे विरासत को बचाने का काम हो, चाहे हमारे आदिवासी, जनजातीय और अति पिछड़े जो भाई बहन हैं उन सब के लिए काम करने का काम हो, वो सब काम
जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जैसे पहले भी देखिए, एक बड़ा रिकॉर्ड अगर देखा जाए पिछले चुनाव में, तो कई विधायक जो है बड़ा रिकॉर्ड कायम कर चुनाव जीते हैं। इन बड़े रिकॉर्ड जैसे 58,000 से अमितेश शुक्ला जीते हैं, ऐसे बड़े रिकॉर्डों को बीजेपी कैसे कवर कर पाएगी? बड़ा रिकॉर्ड क्या होता है जी? जो इतने साल तक प्रदेश में हमारी सरकार थी, लोगों ने एक प्रयोग किया था। अमित शुक्ला जी से आप क्षेत्र के गांव के नाम पूछ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो जमीन पर कितने उपलब्ध हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इसी धरती, इसी मिट्टी से निकले हुए कार्यकर्ता हैं, किसानों के बच्चे हैं, जिन्होंने लगातार मेहनत करके समाज का कार्य भी किया और अपने परिवारों का यापन भी किया। मैडम, भाजपा 33% महिला आरक्षण की बात करती है, पर कांग्रेस के मुकाबले भाजपा कम महिलाओं को टिकट दी है। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है जी। अगर ऐसा है, क्या है संख्या, क्या है? 33 से ज्यादा कहा था मैडम। नहीं, बीजेपी ने देखिए मेरी बात सुने। अभी अब देखिए, दो बातें हैं। जब चुनाव होता है, और ये बात मैं विपक्ष की महिलाओं से बात करने के बाद बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रही हूँ, मेरे जैसे लोगों का पक्ष पहले ये था कि हर पार्टी 33% टिकटें बांट दे। विपक्ष की ही पार्टियों की महिलाओं ने मुझे कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, ये नियम जो है ये पार्टी के भीतर के लोग हराने के लिए महिलाओं को खड़ा करेंगे। अगर आपने महिलाओं को वाकई संसद में लेके आना है तो सीटों को आरक्षित कीजिए, जैसा कि आपने पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में किया है। तो 33% सीटों का लागू होना बाकी है और उसके बाद पक्के तौर पर 33% महिलाओं को टिकटें बांटी जाएंगी। जहां तक अभी का सवाल है, चुनाव की प्रक्रिया में एक विषय रहता है और वो रहता है वो कैंडिडेट जो सीटें जीत सकता है, आप उसी को देते हैं। देखिए, झूठा है जी, पत्ता ही फेंका ना। पहले भी तो एक नहीं किया। 500 रुपए महिलाओं के खाते में नहीं आए, 4 सिलेंडर नहीं मिले, कर्ज माफी नहीं हुई। तो भूपेश बघेल ने तो कर्ज माफी की घोषणा कर दी। अरे भैया, एक मिनट, बीजेपी की घोषणा पत्र आपके सामने रखा जाएगा। बीजेपी का घोषणा पत्र मेरे हाथ में नहीं है। जब आएगा उसके ऊपर हम बकायदा एक प्रेस करेंगे, आप सबको बुलाएंगे। नहीं, लेट कुछ नहीं, आप तो जानते हैं हमारा घोषणा पत्र 370 हटानी थी, वो हटाई, 33% लाना था, वो लागू किया। मेरे को अभी जब घोषणा होगी आपके पास लेके आएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बनना था, बना दिया। चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, चेहरा कौन होगा सीएम का? किनके चेहरे पर? एक मिनट मैडम, इंडिया अलायंस के नेता, एक मिनट भाई साहब, जरा खींचिए। हाँ, निकालिए जरा चेहरा दिखाएं इनको। ये चेहरा है भाई, पहचान लीजिए अच्छे से। आपके कैंडिडेट तो कहते हैं कि मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे। मोदी जी का तो है ही। अरे तो हमारे एक मिनट, अपनी समझ आप दुरुस्त कीजिए। मोदी जी कमल से बाहर नहीं है।